Friends, welcome back. I am sure that all of you are very well, healthy, okay, and you have to be healthy and safe in these difficult times of a coronavirus. But of course, despite having the difficulties outside, yet what we are doing, we are engaging ourselves into very interesting sessions. We are engaging ourselves in very interesting sessions. And these sessions are associated with the discussion of the history, one of the most interesting topics. And we are discussing about the medieval Indian history. We are discussing about medieval Indian history. And within that, we are taking a look at the Delhi Sultanate. Right? Over the last 3 classes and our discussions, we discuss about how the journey started from ancient Indian history. Right? That is, at the end of the ancient Indian history, how the journey transformed the ancient period into the medieval period, and how these Turkish rulers who came from outside India, they established themselves in India. And once they established themselves in India, the very empire which came, that is called as a Delhi Sultanate. The very empire which came, it is called as a Delhi Sultanate. And yesterday also, when we started discussing about the different sultans, I told you that there are 5 dynasties. There are 5 dynasties as far as the Delhi Sultanate is concerned. And we had started our discussion from the very first dynasty, that is slave dynasty. Okay? We had started our discussion from the very first dynasty known as slave dynasty. So here easily you can take a look as far as the different dynasties are concerned. You can take a look as far as the different dynasties are concerned. So yesterday also we discussed slave dynasty. It definitely had a timeline from 1206 AD till 1290 AD. AD 1206 to AD 1290 ये आपके स्लेव डायनेस्टी की टाइमलाइन थी. स्लेव डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करते करते हम इंपॉर्टेंट सुल्तान्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. ठीक, स्लेव डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करते करते हम इंपॉर्टेंट सुल्तान्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. उसी डिस्कशन को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं. स्लेव डायनेस्टी को डिस्कस करते हम खिलजी डायनेस्टी में आने वाला है. और खिलजी डायनेस्टी का आप टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1290 AD टू 1320 AD ये खिलजी डायनेस्टी का टाइमलाइन था. और जैसे ही हम खिलजी को बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, फिर हम आएंगे तुगलक डायनेस्टी में. फिर हम आते हैं तुगलक डायनेस्टी में, जहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो टाइम फ्रेम है ये आपका आता है 1320 AD टू 1398 AD. ठीक है, और जो कि 1414 तक चलता है, 1114 तक चलते जाता है. 1320 में ये तुगलक डायनेस्टी आई थी और 1398 तक चली थी. 1398 में लगभग ये डायनेस्टी जा चुकी थी, लेकिन फिर भी और कुछ साल चलती गई और 1414 तक चली थी. उसके बाद हम देखेंगे 1414 के बाद और एक डायनेस्टी आएगी, सैयद डायनेस्टी, ऑल्सो कॉल्ड एज सईद डायनेस्टी. सैयद और सईद डायनेस्टी 1414 में आएगी और फिर ये 1451 तक चलते जाएगी. 1414 में आएगी और 1451 तक चलते जाएगी. ठीक है, और फाइनली क्या होगा? फाइनली हमें देखेगा कि हमारी लोधी डायनेस्टी आएगी. 5वीं और आखिरी जो डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की, वो है हमारी लोधी डायनेस्टी. और लोधी डायनेस्टी में हम देखेंगे कि वो आएगी आपकी 1451 AD में, फिर वो चलेगी आपकी 1526 तक. फिर वो चलेगी 1526 तक. और कल मैंने बताया था आपको कि 1206 में दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ था. 1206 में दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ था और 1526 तक चला था दिल्ली सल्तनत. ठीक है, ये टोटल टाइम स्पैन है और इन 5 डायनेस्टी में वो डिवाइड होता है. और कल हमने हमारा डिस्कशन शुरू किया था स्लेव डायनेस्टी के दरम्यान. कल हमने हमारा डिस्कशन शुरू किया था स्लेव डायनेस्टी के दरम्यान, और उसमें हमने देखा भी था
कि हमारे स्लेव डायनेस्टी के जो सुल्तान थे उसमें हमें देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो हमारे स्लेव डायनेस्टी के पहले सुल्तान थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे हमारे स्लेव डायनेस्टी के पहले सुल्तान थे, ठीक। और फिर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी के पहले सुल्तान और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके बाद फिर हम देखेंगे, उनके बाद हमें देखने को मिला था कि शम्सुद्दीन इल्तुतमिश है, उनके बाद हमें देखने को मिला था शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। ये सुल्तान हो गए थे। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे सुल्तान आए और गए, लेकिन हम किसके बारे में डिस्कस करें? सिर्फ जो महत्वपूर्ण सुल्तान है, सिर्फ जो महत्वपूर्ण सुल्तान है उनके ही बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उनके ही बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमें दिखेगा कि शम्सुद्दीन इल्तुतमिश आने के बाद, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश आने के बाद फिर उसके बाद हमें देखना है सुल्ताना आई थी जिनका नाम था सुल्ताना रजिया, और एक सुल्ताना आई थी जिनका नाम है सुल्ताना रजिया, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे। सो जैसे कि हमने देखा कि फिर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमने देखा था कि शम्सुद्दीन इल्तुतमिश नाम के सुल्तान आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक तो ये हमारे पहले सुल्तान थे, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, और कल इनके बारे में हमने बहुत सारी रोचक बातें भी देखी थी, ठीक है। और इनका कार्यकाल भी हमने देखा था, जैसे मैंने बताया था इनका कार्यकाल हमने देखा था कि 1210 से लेके फिर हमारा आता है 1206 से लेके 1210, ये इनका कार्यकाल था। और बहुत ही रोचक बातें इनके बारे में देखी। उसके बाद फिर हमने देखा था शम्सुद्दीन इल्तुतमिश आए थे, और हमने क्या देखा था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक है, वो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक है, ठीक है। लेकिन जो शम्सुद्दीन इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए थे, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए थे, उनको हमने क्या देखा था कि वो दिल्ली सल्तनत के असली रूप में या असली मायने में संस्थापक है। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ये दिल्ली सल्तनत के असली रूप में या असली मायने में संस्थापक है, ठीक। तो उनके बारे में भी बहुत सारी रोचक बातें हमने देखी थी। अभी आज हमें देखना है अगले सुल्तान, मतलब अगले सुल्तान कहने से बेहतर होगा जो स्लेव डायनेस्टी की अगली सुल्ताना थी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इनका नाम है सुल्ताना रजिया, जो कि शम्सुद्दीन इल्तुतमिश इनकी बेटी थी, जो सुल्तान थे दिल्ली के असली संस्थापक शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, इनकी बेटी थी, ठीक है। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सिर्फ वो बेटी नहीं थी, सबसे काबिल वो उनकी बोल सकते हैं कि चाइल्ड थी। सबसे काबिल अगर चाइल्ड थी शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की तो वो सुल्ताना रजिया थी। इल्तुतमिश के जो भी बेटे थे वो इतने खास आपके काबिल नहीं थे। सन्स ऑफ द इल्तुतमिश दे वर नॉट कैपेबल, ठीक है। सुल्ताना रजिया शी वाज द मोस्ट कैपेबल लीडर as far as ruling the Delhi Sultanate was concerned. And Iltutmish, even before his death, he had nominated Razia as a successor. इल्तुतमिश ने अपने मृत्यु से पहले रजिया सुल्ताना को अगली सुल्ताना के दौर पे नॉमिनेट किया था, उनका नामांकन करके रखा था। और ये बात जो इल्तुतमिश के नोबल्स थे, कल हमने देखा कि इल्तुतमिश ने 40 नोबल्स का एक पावरफुल ग्रुप क्रिएट किया था। तो ये जो 40 नोबल्स है उनको ये बात पसंद नहीं आई थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जब भारत में आके बस गए थे दिल्ली के सुल्तान, तो जो समाज व्यवस्था उदय हो रही थी, जिस समाज व्यवस्था का उदय हो रहा था उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे किसी भी नारी को, किसी भी वुमन को एक शासक के रूप में लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। या नोबल्स जो थे, ऑफिशियल्स थे, और सोसाइटी एज ए होल, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग द वुमन एज अ रूलर। फिर भी इल्तुतमिश ने रजिया का नाम नामांकित किया था, रजिया का नाम नामांकित किया था, ठीक है। वो सुल्ताना बनी और 4 साल उन्होंने कार्यकाल किया। हालांकि अभी इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इनका कार्यकाल भी छोटा है और इनको
ज़्यादा कार्य करने के लिए समय मिला भी नहीं था, ठीक, लेकिन जो भी कार्य उन्होंने किया था बहुत ही अच्छे से किया था। महत्वपूर्ण क्या है कि सुल्ताना रज़िया जो है, महत्वपूर्ण क्या है, सुल्ताना रज़िया जो है वो दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक थी। ऐतिहासिक तौर पर दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक अगर कोई है तो वो है सुल्ताना रज़िया, ठीक है। तो ये बात क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ध्यान में रखना है वो भारत की पहली और आखिरी शासक नहीं है महिला के रूप में, है वो भारत की महिला के रूप में पहली या आखिरी शासक नहीं है। भारत में सुल्ताना रज़िया से पहले भी महिला शासक आके गई है, सुल्ताना रज़िया के बाद भी महिला शासक आके गई थी। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, दिल्ली के मामले में सुल्ताना रज़िया एक ही ऐसी थी कि जो दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक थी, द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमन सुल्ताना ऑफ दिल्ली, है। सुल्ताना ये वर्ड ज़्यादा सही रहता है सुल्तान से भी, तो ये ध्यान में हम रखना है, ठीक है। फिर सुल्ताना रज़िया के बाद हम देखेंगे, कल जैसे हमने डिस्कस किया था, दिल्ली के और एक मजबूत शासक आए थे, दिल्ली के और एक मजबूत शासक आए थे और उनका नाम था गियास उद्दीन बलबान। दिल्ली के और एक मजबूत शासक आए थे और उनका नाम था गियास उद्दीन बलबान, ठीक है। अभी गियासुद्दीन बलबान के बारे में थोड़ा देखेंगे, जैसा हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में देखा था, वैसे ही दिल्ली के जो आखिरी मजबूत शासक थे पहले डायनेस्टी के, स्लेव डायनेस्टी के जो आखिरी मजबूत शासक है गियासुद्दीन बलबान, उनके बारे में देखेंगे। हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर हमने देखा इल्तुतमिश, फिर हमें अभी देखा रज़िया सुल्ताना, और फिर हम देखेंगे गियासुद्दीन बलबान। और कल भी हमने बताया था कि बलबान जब आए थे उनका कार्यकाल दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है सुल्तान नसीर उद्दीन महमूद, ठीक, एक जो है उनका बलबान का कार्यकाल वो सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय का है, 1246 से लेके 1266 तक का, 1246 से लेके 1266 तक का। और दूसरा जो उनका कार्यकाल है वो उनका खुद का है, दूसरा जो कार्यकाल है वो उनका खुद का है। बलबान एज ए सुल्तान, एक सुल्तान के दौर पे बलबान का खुद का कार्यकाल है 1266 से लेके 1287 तक, 1266 से लेके 1287 तक, ये उनका खुद का कार्यकाल है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसी उनके कार्यकाल के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। जब बलबान सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद के अंदर थे, मतलब अंदर मतलब उनके नीचे जब काम करते थे, तब हमें ध्यान में रखना है कि वो सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद के नायब थे। नायब का मतलब है प्राइम मिनिस्टर, ठीक। बलबान जब सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद के लिए काम करते थे तो बलबान को नायब कहा जाता था। नायब का मतलब प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब बलबान एक वजीर या प्रधानमंत्री के तौर पर नसीरुद्दीन मोहम्मद के लिए काम करते थे। सुल्तान कौन थे? नसीरुद्दीन मोहम्मद। वजीर या प्रधानमंत्री कौन है? बलबान, ठीक है। तो ये पहले 20 साल उन्होंने किया था कार्यकाल। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 1266 से लेके 1287 तक बलबान खुद एक शासक के दौर पर आए थे। 1266 से लेकर 1287 तक बलबान खुद एक शासक के दौर पर आए थे, एक सुल्तान के दौर पर आए थे। जैसे हमने बोला देखा कि इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत के प्रथम ये थे संस्थापक, सही मायने में दिल्ली सल्तनत के सही मायने में जो प्रथम संस्थापक थे वो इल्तुतमिश थे। वैसे ही दिल्ली सल्तनत के सही मायने में अगर दूसरे संस्थापक है सेकंड आर्किटेक्ट कहा जाता है उनको, तो वो है बलबान, सेकंड आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो वो है बलबान।
तो बलबान किस लिए फेमस है? बलबान इसलिए फेमस है कि बलबान के कार्यकाल में भी ऐसा हुआ था कि जो ताकतवर नोबल्स या सरदार थे, वो बलबान को उठाकर बाहर करना चाहते थे और उनमें से हर एक कोई खुद सुल्तान बनने की सोच रहा था। हर एक सरदार ऐसा सोच रहा था कि मैं सुल्तान बनूंगा। ठीक है, वो चाहते थे कि बलबान को हम बाहर कर देंगे या बलबान को हम मार देंगे। इसलिए बलबान ने क्या किया? बलबान ने अपना असली चेहरा दिखाया। बलबान ने अपना असली चेहरा दिखाया। ठीक, उन्होंने एक बहुत ही फेमस पॉलिसी लाई थी। बलबान एक बहुत ही फेमस पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। जिसको हम क्या बोलते हैं? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। ठीक है, ये जो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी है, इससे उन्होंने अपने जितने भी दुश्मन थे, अंदर के दुश्मन, बाहर के दुश्मन, सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया है। सारे दुश्मनों को उन्होंने खात्मा कर दिया। तलवार की धार पर सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया। और इसके बलबान बहुत ही फेमस है आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के लिए। तो बलबान के बारे में ये पॉलिसी जानना बहुत जरूरी है। ठीक, और इस पॉलिसी को इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग द आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, बलबान डिस्ट्रॉयड चालीसा और चालंगनी। बलबान ने क्या किया? बलबान ने चालीसा या चालंगनी को खत्म कर डाला। बलबान ने चालीसा या चालंगनी को खत्म कर डाला। तो हमने क्या देखा है? चालीसा या चालंगनी को कौन लेके आए थे? इल्तुतमिश। लेकिन चालीसा या चालंगनी को किसने खत्म कर दिया? बलबान ने। ठीक है, और बलबान की और एक उपलब्धि है, जैसे इल्तुतमिश के समय मंगोल ने अटैक किया था भारत के ऊपर, वैसे ही बलबान के समय भी मंगोल फिर से अटैक करने के लिए तैयार थे। तो भारत को मंगोल के अटैक से बचाने के लिए बलबान ने एक बहुत ही अच्छी तरीके से सैनिकी सुधार लाए थे। बहुत ही अच्छी तरीके से बलबान ने सैनिकी सुधार लाए थे, जिसका नाम है उन्होंने भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री या मिलिट्री डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। उन्होंने भारत के मिलिट्री डिपार्टमेंट उन्होंने भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री या मिलिट्री डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। ठीक, और उस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं हम? उस डिपार्टमेंट को दीवान-ए-अर्ज। ठीक, ये पर्शियन वर्ड है। तो पर्शियन में किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को दीवान कहते हैं। ठीक, और ये जो हमारा है सैनिकी डिपार्टमेंट या सैनिकी कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिलिट्री डिपार्टमेंट, इसको हम बोलेंगे दीवान-ए-अर्ज। और इस डिपार्टमेंट के थ्रू सैनिकी सुधार ला के, सैन्य को सक्षम बना के बलबान ने फिर से भारत को मंगोल से बचाया था। बलबान ने फिर से भारत को मंगोल से बचाया था। और इसीलिए फिर बलबान को कहा जाता है कि वो दिल्ली सल्तनत के दूसरे आर्किटेक्ट है, मतलब दूसरे वो निर्माण करता है। पहले थे इल्तुतमिश, दूसरे बलबान है। ठीक है, और भी बलबान के बारे में बहुत सारी रोचक बातें हैं, और भी बलबान के बारे में बहुत सारी रोचक बातें हैं। लेकिन हमारा अभी उद्देश्य क्या है? पूरे दिल्ली सल्तनत को एक अच्छे से समझना है, एक चीज़ों को ठीक से समझना है बेसिक लेवल पे, और फिर धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। तो इसलिए अभी बलबान के बारे में इतना हमारे लिए काफ़ी है। अब हम जाएंगे दिल्ली सल्तनत की जो दूसरी डायनेस्टी थी, दूसरा जो घराना था, खिलजी डायनेस्टी, उसके बारे में जानने के लिए। दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा घराना है खिलजी डायनेस्टी, उसके बारे में जानेंगे। और जैसा कि हमने देखा है कि वो आई थी 1290 में और 1320 तक चली थी। 1290 में आई थी, 1320 तक चली थी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की तस्वीर आप सब लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की तस्वीर हम सब लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था कि खिलजी डायनेस्टी जो है 1290 में आई थी, तो वह कैसे आ गई? तो बलबान, जिनको हमने अभी देखा कि वो दिल्ली सल्तनत के दूसरे निर्माता थे, बलबान जो कि दिल्ली सल्तनत के दूसरे निर्माता थे, बलबान की मृत्यु के बाद जो पहली डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी या गुलाम डायनेस्टी, वो कमजोर हो गई। और फिर जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी जो है, ठीक, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? जलालुद्दीन जो खिलजी है वो उस समय
दिल्ली सल्तनत में, वो उस समय दिल्ली सल्तनत में कमांडर इन चीफ थे। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत में कमांडर इन चीफ थे। ठीक, कमांडर इन चीफ किसके? वो दिल्ली सल्तनत के आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। लेकिन उस समय सुल्तान कौन थे? बलबान के बाद एक कमजोर सुल्तान आए थे जिनका नाम था कई कुबक। बलबान के बाद एक कमजोर सुल्तान आए थे, शासक आए थे जिनका नाम था कई कुबक। ठीक, ये कई कुबक के समय में जो दिल्ली सल्तनत की आर्मी थी उसके कमांडर इन चीफ थे आपके जलालुद्दीन खिलजी, एक सेनापति थे वो। कई कुबक बहुत ही कमजोर थे और मंगोल्स के खिलाफ वो दिल्ली को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे थे। मंगोल के खिलाफ वो दिल्ली को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे थे, तो जलालुद्दीन खिलजी ने कई कुबक को हटा दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने कई कुबक को हटा दिया और फिर खिलजी डायनेस्टी की स्थापना हो गई। फिर खिलजी डायनेस्टी की स्थापना हो गई। और खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और वो खिलजी डायनेस्टी के पहले सुल्तान है जलालुद्दीन खिलजी। और इनको खिलजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे हमने देखा शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, तो शम्सुद्दीन जो नाम है उनका, उसमें हमने देखा था शम्सी वॉज अ ट्राइब। इल्तुतमिश जो है वो शम्सी नाम के एक ट्राइब को बिलोंग करते थे, इसलिए उनको शम्सुद्दीन कहते थे। वैसे खिलजी वॉज अ ट्राइब, खिलजी वॉज अ टर्को अफगान ट्राइब। ठीक, और खिलजी क्या थे? एक ट्राइब भी थी, जनजाति भी थी, और खिलजी एक शहर भी था। अफगानिस्तान में खिलजी नाम का एक गढ़ था, शहर था, जो टर्किश लोग अफगानिस्तान में आके बसे थे, उनकी तरफ से ये खिलजी नाम का शहर बसा हुआ था। और उसी शहर की वजह से ये लोग खिलजी जनजाति के माने गए। उसी शहर की वजह से ये लोग खिलजी जनजाति के माने जाने लगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि खिलजी क्या है? एक टर्किश अफगान रेस है, ट्राइब है। ठीक, जिसके अभी संस्थापक भारत में कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है। लेकिन खिलजी अगर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, ठीक, बहुत ज़्यादा उनकी जो है प्रसिद्धि है, कीर्ति है, वो फैलने लगी थी। हम जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों चाचा और भतीजा थे। तो जलालुद्दीन खिलजी के जो भतीजे हैं उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, इस अलाउद्दीन खिलजी जिनकी हम तस्वीर देख पा रहे हैं, इनकी वजह से खिलजी बहुत ज़्यादा उनको कीर्ति मिली थी। उस कीर्ति में कुछ अच्छी चीज़ों की वजह से कीर्ति मिली थी और कुछ बुरी चीज़ों की वजह से भी उनका नाम आते रहता था। लेकिन जो भी हो, नाम आते रहा। और हमें जानने के लिए क्या जरूरी है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो दिल्ली के सबसे महान शासक माने जाते हैं दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सबसे महान शासक माने जाते हैं। ठीक है, तो महान ये शासक क्यों माने जाते हैं? क्योंकि हम फिर से देखेंगे कि इन्होंने फिर से मंगोल के जो ये थी खतरे थे उनसे भारत को बचाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल के जो खतरे थे उनसे भारत को बचाया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 बार मंगोल ने भारत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की और अलाउद्दीन खिलजी ने 6 के 6 बार उस आक्रमण को नाकाम किया था। क्यों? जो बलबान ने सैनिकी सुधार चालू किए थे और जिसके लिए बलबान ने दीवान ए अर्ज या आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट लाया था, उसको और आगे लेके गए थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी उस सैनिकी सुधार को या मिलिट्री रिफॉर्म्स को और आगे लेके गए थे। और अलाउद्दीन खिलजी खास करके अगर फेमस हुए तो एक खास बात के लिए फेमस हुए थे, दाग। ठीक है, चेहरा, और हुलिया, ठीक है, ये 3 चीजों के लिए अलाउद्दीन खिलजी बहुत फेमस हुए थे। सैनिक जो सुधार थे उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने दाग, चेहरा और हुलिया, इन 3 चीजों को या सुधार को लाया था।
तो धाक मतलब क्या है, जैसे मंगोल के खिलाफ लड़ना है या किसी भी दुश्मन के खिलाफ लड़ना है। तो दिल्ली के सुल्तान क्या करते थे, वो सिर्फ घोड़सवारी से ही युद्ध करते थे, कैवलरी या घोड़सवारी से ही वो युद्ध करते थे। वो बाकी हाथी, ठीक है, या आपके जो पैदल सैनिक है उनका इस्तेमाल बहुत ही कम करते थे। तो इसलिए क्या है कि उनको सबसे अच्छे घोड़ों की ज़रूरत थी, उनको सबसे अच्छे घोड़ों की ज़रूरत थी। और उन घोड़ों को, अच्छे से अच्छे घोड़ों को जो मध्य एशिया पश्चिम एशिया से आते थे, उसको अलाउद्दीन खिलजी चुनते थे और उनको अलग कर देते थे। उसको हम बोलते हैं दाग सिस्टम, ठीक है। उसी हिसाब से जो उनके आर्मी में या उनके सैन्य में जो सैनिक थे, अपना सैनिक कौन है, पराया सैनिक कौन है, दुश्मन का कौन सा आदमी हमारा सैनिक बन के हमारे सैन्य में घुसता है, ये पता करने के लिए चेहरा और हुलिया, ये दो उन्होंने सुधार लाए थे। चेहरा मतलब आपके शरीर के ऊपर जो जो भी चीज़ें दिखेगी आपको, कोई कहाँ पे कुछ खरोच आई है, कहाँ पे कुछ बड़ा जख्म या घाव हुआ है, ये चीज़ें उनको एक बुक में निर्देशित किया जाएगा, ठीक है। आपके हाइट कितनी है, आपका वजन कितना है, आपका स्किन का कलर क्या है, ये सारा उसमें आएगा। और फिर तीसरा आता है हुलिया। हुलिया में क्या होगा कि जो जो चीज़ें आपके शरीर के बारे में लिखी गई है उसके साथ आपका चेहरा मैच किया जाएगा, आपके चेहरे को एक साथ किया जाएगा। चेहरे के आपका चेहरा कैसा है, चेहरे की स्किन कैसी है, आंखें कैसी है, ये सब चीज़ों को नोट किया जाएगा। और फिर हर एक सैनिक का एक रजिस्टर बनाया जाता था, हर एक सैनिक का रजिस्टर बनता था। और फिर उससे क्या हुआ था कि पता चलता था कि हमारा सोल्जर कौन है, बाहर का दुश्मन का कौन सोल्जर हमारे इसमें घुसा हुआ है। और उसके हिसाब से फिर सैन्य में सुधार किए गए, सैन्य को पूरी तरीके से प्रशिक्षित किया गया था अच्छे तौर पर, बहुत ही कठिन परीक्षाओं से गुजरकर उनको प्रशिक्षित किया जाता था। जो भी भ्रष्टाचार था उसको खत्म किया गया था और एक बहुत अच्छी सी बड़ी आर्मी अलाउद्दीन खिलजी ने तैयार की थी। और फिर उन्होंने मंगोल से भारत को बचाया था, ठीक है। और उसके साथ साथ सैनिकी सुधार के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या करते थे, वो उन्होंने बाजार और व्यापार में भी सुधार लाए थे, बाजार और व्यापार में भी सुधार लाए थे, ठीक है। उन्होंने कम से कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें लोगों को कैसे पहुंच सकती है ये तय किया था। कम से कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें वो कैसे लोगों की तरफ पहुंचा सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने ध्यान रखा था। और उस व्यापार और बाजार के सुधार के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट चालू किया था। व्यापार और बाजार के सुधार के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट चालू किया था, दीवान ए मंडी, ठीक। ये बाजार या व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, उनके उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक डिपार्टमेंट लाया गया था। सारे जो चीज़ें हैं बाजार में, व्यापार में, सारी चीज़ों के दाम फिक्स कर दिए गए थे, सारी चीज़ों के दाम और मूल्य निश्चित किए गए थे। और किसी भी हालत में वो मूल्य बढ़ेगा नहीं, किसी भी हालत में वो मूल्य नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जो कि लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें, खास करके लोगों के साथ सैनिकों को, क्योंकि उन्होंने जो व्यापार के सुधार लाए थे, बाजार के सुधार लाए थे, वो सैनिकों के लिए लाए थे। क्यों? क्योंकि सैनिकों को वो कम सैलरी दे रहे थे, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे सैनिकों को सैलरी देने के लिए, लेकिन कम पैसे में भी अच्छी जीवन शैली, अच्छा जीवन मान सैनिकों को मिले, उनके फैमिली को मिले, ये अलाउद्दीन चाहते थे। और उसके लिए हम देखेंगे कि ये सारे सुधार किए गए थे। और इस व्यापार और बाजार सुधार के साथ साथ उन्होंने नकद को भी बढ़ावा दिया था। जैसे आज हमारी सरकार डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है, गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई, इससे आप एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर करो, कैश का इस्तेमाल कम करो। वैसे 800 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि कैश या नकद का इस्तेमाल करो। उस समय में क्या था, बार्टर सिस्टम चलती थी, ठीक है। और कॉइन या करेंसी नहीं थी, नकद हमारा नहीं था, नोट नहीं था, ठीक है। तो वो चाहते थे कि गेहूं के बदले में चावल देने से बजाय, बार्टर सिस्टम का इसको बोलते हैं, गेहूं के बदले में चावल देना, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अलाउद्दीन ने कहा वैसा मत करो, आप क्या करो, आप गेहूं आपको खरीदना है तो आप पैसा दे दो, कैश दे दो। इसलिए उन्होंने एक फेमस कॉइन है, एक फेमस कॉइन था दिल्ली सल्तनत का, जो इल्तुतमिश लेके आए थे। दिल्ली सल्तनत का एक फेमस कॉइन था जिसको इल्तुतमिश लेके आए थे, उसका नाम है जिताल। और ये कॉपर का कॉइन था, तांबे का या कॉपर का एक कॉइन था जिसका नाम था जिताल।
इस कॉइन को या इस सिक्के को अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया था। इसको कौन लेके आए थे? इल्तुतमिश। लेकिन इसको प्रमोट किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बात ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से उन्होंने बाजार में या व्यापार में सुधार लाए थे और उसी तरह से उन्होंने राजस्व में भी सुधार लाए थे। उसी तरह से उन्होंने राजस्व में भी सुधार लाए थे। राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए सरकार को या सुल्तान को, और उससे और ज़्यादा लोगों के भलाई के लिए काम किया जाए, और ज़्यादा अच्छी तरीके से सैनिकी सुधार किए जाए, और ज़्यादा अच्छी तरीके से देश को मजबूती प्रदान की जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया? साइंटिफिक बेसिस पे ज़मीन की मोजमाप शुरू किया था। ज़मीन का नापना जो है वो एक साइंटिफिक और वैज्ञानिक तरीके से शुरू किया था। उसके लिए उन्होंने नाप करने का एक तरीका लाए थे। नापने के लिए एक वो उपकरण लेके आए थे जिसको हम बोलते हैं काठी, काठी या लाठी। ठीक, जिसको आज भी हम यूज करते हैं, काठी या लाठी, विच इज कॉल्ड एज ए यार्डस्टिक इन इंग्लिश। दैट वाज अ मेजरमेंट यूनिट। नापने की एक इकाई वो लेके आए थे जिसको हम बोलते हैं काठी या लाठी, जिससे जमीन को नापा जाएगा और उसके हिसाब से राजस्व को तय किया जाएगा। अच्छे से राजस्व को लोगों से या किसानों से लिया जाएगा और किसानों की भलाई के लिए भी उस राजस्व को इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने उनके समय में की थी, और उन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ें, और जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक, एकदम विस्तार से अभी देख नहीं रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है बस चीज़ों को समझना है। इन सारी चीज़ों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे। जैसे मैंने बताया, कुछ उनके साथ जुड़े हुए खराब चीज़ें भी है, ठीक है, लेकिन मैंने बस अभी अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। और इसके लिए उनका जो प्रशासन है बहुत ही अच्छा प्रशासन माना गया, और फिर वो दिल्ली के सबसे सफल सुल्तान, सबसे सफल या कामयाब सुल्तान के तौर पर लोगों में प्रसिद्ध हो गए या कीर्ति मिल गई उनको, ये चीज़ें। और उसी वजह से ये खिलजी जो डायनेस्टी है या खिलजी घराना, वो भी उसकी वजह से ही बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। तो ये है। फिर अभी हम क्या देखेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के बाद अभी हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या होता है, कि खिलजी डायनेस्टी के बाद क्या होता है। जैसा मैंने बताया कि जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी को शुरू किया था, उन्होंने क्या किया था? जो आखिरी सुल्तान थे कैकुबाक, स्लेव डायनेस्टी के, खिलजी डायनेस्टी दूसरी डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी पहली डायनेस्टी है। स्लेव डायनेस्टी के जो आखिरी सुल्तान थे कैकुबाक, उनको स्लेव डायनेस्टी के जो आखिरी सुल्तान थे कैकुबाक, उनको खत्म किया था हमारे जलालुद्दीन खिलजी ने, और फिर खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी, ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे अभी खिलजी डायनेस्टी के जो आखिरी शासक थे, खिलजी डायनेस्टी के आखिरी शासक थे, इनका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है। इनका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये खिलजी डायनेस्टी के या घराने के आखिरी शासक है, ठीक। और फिर हम देखेंगे कि ये जो आखिरी शासक है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इनको इनके कमांडर इन चीफ ने बाहर कर दिया। इनको इनके कमांडर इन चीफ ने बाहर कर दिया। तो इनके कमांडर इन चीफ का नाम क्या था? इनके कमांडर इन चीफ का नाम था गियास उद्दीन तुगलक, ठीक। इनके कमांडर इन चीफ का नाम क्या है? गियास उद्दीन तुगलक, ठीक है। इनके कमांडर इन चीफ का नाम क्या है? गियासुद्दीन तुगलक। और फिर हमें देखेगा कि 1320 में, फिर हमें देखेगा 1320 में खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई और तुगलक डायनेस्टी आ गई। 1320 में खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई और तुगलक डायनेस्टी आ गई, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया 1320 से लेकर 1414 खिलजी डायनेस्टी खत्म, तुगलक डायनेस्टी आ गई थी। ये बात हमें ध्यान में रखनी, ठीक। और तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? गियासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? गियासुद्दीन तुगलक, ठीक। और ये जो गियासुद्दीन तुगलक है, इन्होंने दिल्ली के तीसरे शहर का निर्माण किया था। इन्होंने दिल्ली के तीसरे शहर का निर्माण किया था, जिसको हम कहते हैं तुगलकाबाद,
इन्होंने दिल्ली के तीसरे शहर का निर्माण किया जिसको हम कहते हैं तुगलकाबाद। तो मैंने कहा था कि दिल्ली का जो पहला शहर है उसका नाम था मेहरौली। दिल्ली का जो पहला शहर है उसका नाम था मेहरौली। और उस मेहरौली को किसने बनाया था? जो दिल्ली का पहला शहर है मेहरौली, उसको बनाया था हमारे इल्तुतमिश ने। दिल्ली का जो पहला शहर है मेहरौली, उसका को किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। मेहरौली के बाद दूसरा शहर है, उसका नाम है सिरी। सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली, वो क्या है? सिरी। इट वॉज एस्टेब्लिश बाय हुम? सिरी वॉज एस्टेब्लिश बाय अलाउद्दीन खिलजी। सिरी वॉज एस्टेब्लिश बाय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सिरी वॉज एस्टेब्लिश बाय अलाउद्दीन खिलजी। Now you will see that after Alauddin Khilji, third city of Delhi, अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली की जो तीसरी शहर है दिल्ली का, जिसको हम तुगलकाबाद बोलते हैं, उसकी स्थापना किसने की? गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये बात भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर जैसे हमने देखा जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बने थे खिलजी शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के कौन थे? वो भतीजे थे। जलालुद्दीन खिलजी उनके चाचा थे। ठीक, और सिर्फ वो चाचा नहीं थे बल्कि उनके ससुर भी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के बेटी के साथ ही शादी की थी, तो वो ससुर और दामाद भी थे। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि अलाउद्दीन खिलजी, मतलब ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी खुद सुल्तान बनना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी खुद सुल्तान बनना चाहते थे। जलालुद्दीन खिलजी बूढ़े हो चुके थे, तो ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन खिलजी को मारा था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन खिलजी को मारा था। उसकी भी एक स्टोरी है, तो अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बस उतना ध्यान में रखना है कि ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन खिलजी को मारा था। वैसे यहाँ पे भी है, वैसे भी यहाँ पे भी यही चीज़ है कि जो गियासुद्दीन तुगलक है, इनके बेटे का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, गियासुद्दीन जो तुगलक है, इनके बेटे का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसा कहा जाता है कि अभी गियासुद्दीन तुगलक वो भी बूढ़े हो चुके थे। गियासुद्दीन तुगलक वो भी बूढ़े हो चुके थे, तो उनके जो बेटे हैं मोहम्मद बिन तुगलक है, और इनका असली नाम है जौना खान। इनका असली नाम क्या है? जौना खान। इनका असली नाम है जौना खान। तो ये जो जौना खान या मोहम्मद बिन तुगलक है, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने पिताजी गियासुद्दीन तुगलक को मारा था। इन्होंने अपने पिता से गियासुद्दीन तुगलक को मारा था। ठीक है, तो ये भी हिस्ट्री में एक आता रहता है। और फिर गियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान बने थे। गियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली के हमारे सुल्तान बने थे। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और फिर हमें देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली के सबसे बड़े चर्चित सुल्तान रहे थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली के सबसे बहुचर्चित सुल्तान रहे थे। जो उनकी शख्सियत थी, उस शख्सियत की वजह से भी वो हमेशा सुर्खियों में रहते थे। वो हमेशा सुर्खियों में रहते थे उनकी शख्सियत की वजह से भी। ठीक, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड या गुस्से वाले आदमी थे, और बहुत ही क्या बोलते हैं कि उनका जो ये था, हमेशा मन जो था, मन बहुत ही चंचल था उनका। उनका जो मन था बहुत ज़्यादा चंचल था। आज एक सोचेंगे, कल एक करेंगे, कल एक किया तो परसों उससे और कुछ सोच लेंगे और तीसरा ही कर बैठेंगे। ऐसा बहुत ज़्यादा चंचल मन था। और सिर्फ उनका मन चंचल था ये बात अलग है, लेकिन सुल्तान होने के नाते उस चंचल मन से वो अपने निर्णय लेते थे और लोगों के ऊपर थोपते थे। एक सुल्तान होने के नाते वो चंचल मन से निर्णय लेंगे और लोगों के ऊपर थोपते थे, और उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी। ठीक, ऐसा नहीं था कि वो लोगों के लिए काम नहीं करना चाहते थे, उन्होंने लोगों के लिए ही काम किया, लोगों के भलाई के बारे में ही सोचते थे। लेकिन उनका ये था कि वो उनका सोच अच्छा था, लेकिन जब वो करते थे वो बहुत ही बुरा करते थे। जो भी करते थे सोच के अच्छा करते थे, लेकिन जब करने जाते थे बहुत बुरा हो जाता था। सोच अच्छी रहती थी तो हीज प्लानिंग वाज एक्सीलेंट,
his vision and his thoughts were very good, but his implementation was very poor. उनका जो करनी है तो उनकी बहुत खराब रहती थी और उसकी वजह से उनको बहुत बार ऐसा बोला भी गया है मैड सुल्तान है। इनको बहुत बार मैड सुल्तान या मिक्सचर ऑफ अपोजिट, मैड सुल्तान, मावेरिक सुल्तान और मिक्सचर ऑफ अपोजिट। ठीक, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो ऐसा इन्होंने क्या किया था, तो इनके कार्यकाल में 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे और पांचों के पांचों निर्णय फेल हो गए थे और उसमें लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, लोगों को बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और उनके निर्णयों की वजह से दिल्ली सल्तनत का विघटन भी हुआ था। दिल्ली सल्तनत का विघटन भी हुआ था। और अगेन ये एक बात है कि दो बहुत ही ज्यादा विरोधाभासी चीजें हैं। इनके समय में ही दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार हुआ था। इनके समय में ही दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार हुआ था, लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इनके समय में ही हुआ था। ठीक है, और इनके समय में ही दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू हो गया है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत ऑल्सो स्टार्टेड अंडर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ था। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। तो ये चीजें, तो ऐसा क्या था, उन्होंने क्या क्या किया था। पहला जो उन्होंने किया था, जैसा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, उन्होंने कॉपर जिताल लोगों के बीच में लोकप्रिय करने की कोशिश की थी कि आप बार्टर सिस्टम की बजाय आप सिक्के यूज करो। तो इन्होंने भी वही किया था, टोकन करेंसी। तो ये भी चाहते थे कि लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा नकद या कैश का इस्तेमाल हो, सिक्के लोग इस्तेमाल करें, बार्टर सिस्टम को इस्तेमाल ना करें। मगर इनकी 2 गलतियां हुई थी। वह यह था कि इन्होंने क्या किया था, जैसे आज हम देखते, जब आज सरकार की तरफ से नोट छापे जाते हैं, आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनको पूरा अधिकार है नोट छापने का। आप और हम में से कोई नोट छाप नहीं सकता है, सिक्के छाप नहीं सकता। तो वैसे इनके समय में क्या था, जब ये चाहते थे कि सिक्के बाजार में आ जाए, लोग सिक्कों का इस्तेमाल करें एक करेंसी के या चलन के दौर पर, तो ये सबसे बड़ी ज़रूरत की बात थी या सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि उनको ये पहले लोगों के बीच में डिक्लेयर करना चाहिए था कि सिक्के आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सिक्के बाजार में लाने का अधिकार सिर्फ हमारा है, सरकार का और सुल्तान का। इन्होंने ऐसा नहीं किया था। इन्होंने लोगों के बीच में ऐलान कर दिया कि आपको सिक्के इस्तेमाल करने हैं। अभी लोगों को यही पता नहीं था कि सिक्के सरकार देगी या हम भी सिक्के छाप सकते हैं। सरकार के भी सिक्के आने लगे, लोग जो है, मतलब खास करके हमारे सुनार, लोहार, ठीक, या जो कॉपर स्मिथ होता है, तांबे के ऊपर काम करने वाले लोग, ये लोग अपनी तरफ से सिक्के छापने लगे और सारे जो हमारा अर्थव्यवस्था है वो डूब गया था। सारा अर्थव्यवस्था डूब गया था क्योंकि सरकारी सिक्का कौन सा है, बाकी लोगों का सिक्का कौन सा है, किसी को पता नहीं चल रहा था। एक दूसरे का सिक्का कोई ले नहीं रहा था, ठीक है, और पूरी अर्थव्यवस्था डूब गई थी और इसी चक्कर में सारी बर्बादी आ गई थी दिल्ली सल्तनत में। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी वजह से लोगों के मन में इनके प्रति गलत छवि और धारणा पैदा हो गई थी। लोगों के मन में इनके प्रति गलत छवि और धारणा पैदा हो गई थी। और टोकन करेंसी जो है, टोकन करेंसी से भी पहले, टोकन करेंसी से भी पहले अगर देखें तो उन्होंने और एक निर्णय लिया था। टोकन करेंसी से भी पहले अगर देखते हैं तो और एक निर्णय लिया था, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। उस समय देश की राजधानी या दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। बहुत अच्छे से दिल्ली विकास हो रहा था, दिल्ली का नाम पूरे दुनिया में हो रहा था। इनको अचानक से ऐसा लगा कि दिल्ली की भारत की राजधानी सही नहीं है। दिल्ली से हम उत्तर भारत तो नियंत्रण कर सकते हैं, उत्तर भारत के ऊपर हम नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया कि हम क्या करेंगे, दिल्ली जो भारत की राजधानी है उसको हम दक्षिण भारत में लेके जाएंगे।
दक्षिण भारत में मतलब कहाँ, महाराष्ट्र में दौलताबाद नाम का एक बहुत बढ़िया किला है, एक फोर्ट है, ठीक है। दौलताबाद नाम का एक बहुत बड़ा फोर्ट है महाराष्ट्र में, और मोहम्मद बिन तुगलक वहां पे रहे भी थे, तो उनको इस फोर्ट का महत्व पता था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली से अपनी जो राजधानी है दौलताबाद में लेके जाऊंगा। और ये वो भूल गए कि राजधानी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना कोई इतना आसान काम नहीं है। आपको सारे सरकारी दफ्तरों को शिफ्ट करना पड़ेगा, सारे सरकारी जो पेपर से रिकॉर्ड से शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। खुद राज परिवार के साथ जाना पड़ेगा, सैनिकों के साथ जाना पड़ेगा, ठीक। ये सब करने के लिए वो तैयार थे। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला, दिल्ली के जो सारे नागरिक है, उस समय जो लगभग 5 लाख की आबादी थी दिल्ली की, 5 लाख की आबादी दौलताबाद में आ जाएगी, तो ये तो बात सही नहीं है। और जब लोग नहीं माने तो लोगों के ऊपर जबरदस्ती की गई, और ये निर्णय उस समय लिया गया जब उत्तरी भारत में हमारी गर्मी 45 डिग्री रहती है और महाराष्ट्र में गर्मी 48 डिग्री थी, ठीक है। और दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच का अंतर 1500 किलोमीटर था। उस समय ना रेलवे थी, ना अच्छे रोड्स थे, ना कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा थी, ठीक। उस समय जो भी घोड़े हमारे बैलगाड़ी वगैरह जो भी रहेगा, ठीक है, उसके लेके ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में जब जबरदस्ती करोगे लोगों के ऊपर, क्या हुआ फिर, लोगों के ऊपर जबरदस्ती करोगे या की गई तो नतीजा ये हुआ कि लोग मर गए, हजारों की संख्या में लोग मर गए, ठीक। और फिर उनको अपनी गलती समझ में आ गई और वापस से दौलताबाद से दिल्ली में कैपिटल लाया गया, वापस से दौलताबाद से दिल्ली में कैपिटल लाया गया। उससे तो लोग और भी गुस्सा हो गए, उससे तो लोग और भी गुस्सा हो गए। तो इससे पता चलता कि इनकी पर्सनालिटी या शख्सियत कैसी थी। फिर उसके बाद और एक उन्होंने किया, ठीक है, जो गंगा और यमुना, गंगा और यमुना के बीच में जो एक बहुत ही अच्छी जमीन होती है जिससे फसल बहुत अच्छी आती है, ऐसी जमीन जहाँ से बहुत ही अच्छी फसल आती है, ऐसे जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, टैक्सेशन बढ़ा दिया था, कर वसूली ज़्यादा कर दी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो गलती की थी टोकन करेंसी की, जिससे लोगों का नुकसान हुआ था। लोगों ने बोला था हमें किसी भी हालत में हमारे पैसे वापस चाहिए, जो भी हमने खोया है सब कुछ हमें वापस चाहिए। तो सुल्तान को सबको लोगों को सब कुछ वापस देना पड़ा था। इसलिए फिर क्या हुआ, सुल्तान की जो तिजोरी है, सुल्तान का खजाना है, वो खाली हो गया। सुल्तान की तिजोरी या खजाना खाली हो गया था। तो इसलिए सुल्तान ने क्या किया कि कर वसूल करना शुरू किया। कहाँ से? दोआब या गंगा और यमुना नदी के बीच का जो हिस्सा है वहां से। लेकिन वहां पे उस समय अकाल पड़ा हुआ था, देयर वाज अ ड्रॉट इन दैट एरिया। और अकाल की वजह से किसान कर देने के क्या बोलते हैं, मनस्थिति में भी नहीं थे, और कर देना उनके लिए संभव था ही नहीं है। वो ना मनस्थिति में थे ना वो परिस्थिति में थे कि कर दे सके। फिर भी सुल्तान ने जबरदस्ती करके कर लिया था, फिर भी सुल्तान ने जबरदस्ती करके कर लिया था। तो किसानों ने पूरी बगावत की थी, किसानों ने पूरी बगावत की थी। और इसकी वजह से भी वो लोगों के बीच में बहुत ही नाराज, लोग नाराज हो गए थे और लोगों के बीच में उनकी छवि बहुत ही खराब हो गई थी। ठीक, लोग उनके प्रति नाराज हुए थे, लोगों के बीच में उनकी छवि भी खराब हो गई थी। फिर एक गलती को सुधारने के लिए वो दूसरी गलती करते थे, एक गलती को सुधारने के लिए वो दूसरी गलती करते रहते थे। अभी लोगों से जबरदस्ती कर वसूल किया, किसानों की हालत खराब हो गई, किसानों ने बगावत कर दी। फिर अभी किसानों को फिर से उनके लिए काम करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, किसानों का विकास करने के लिए उन्होंने और एक ये किया ऐलान। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, उन्होंने फिर खेती के सुधार करना शुरू किया। उन्होंने खेती के सुधार करना शुरू किया था। खेती के सुधार उन्होंने अच्छे से करना शुरू किया था, और वो सुधार करने के लिए उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट चालू किया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उसका नाम लिखता हूं मैं, दीवान ए आमिर ए कोही। इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम क्या है? दीवान ए आमिर ए कोही। मतलब आमिर खान और विराट कोहली दोनों को याद रखिए, आमिर खान तथा विराट कोहली दोनों को याद रखिए।
आराम से ये नाम आपको याद रहेगा। दीवान मतलब मैंने बता दिया, दीवान का मतलब डिपार्टमेंट। दीवान ए आमिर एक वही एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, कृषि सुधार आपका डिपार्टमेंट है वो। और इसके माध्यम से सारे कृषि के सुधार किए गए थे। इसके माध्यम से किसानों को कर्जा दिया गया था, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई थी, किसानों को खत दिया गया था, जो उनके जो गाय भैंस और पशु है उनके लिए चारा दिया गया था, सब कुछ दिया गया था। फिर भी क्या हुआ, इस डिपार्टमेंट में जो अधिकारी थे वो भ्रष्टाचारी थे। इस डिपार्टमेंट में के जो अधिकारी थे वो भ्रष्टाचारी थे। तो उनके भ्रष्टाचार की वजह से और बाकी कारणों की वजह से जो भी कृषि के सुधार है वो सुधार हो नहीं पाए। जो भी कृषि के सुधार थे वो सुधार हो नहीं पाए और किसान वैसे का वैसा ही गरीब रह गया, नाराज रह गया, दुखी रह गया, और वो किसानों की नाराजगी दूर नहीं कर पाए थे। ये भी फिर इनकी इसकी वजह से लोकप्रियता में घट आई थी। उनकी लोकप्रियता कम हो गई थी, कीर्ति कम हो गई थी। लोग उनसे नाराज थे और लोग उनको अभी पसंद नहीं कर रहे थे। लोग चाहते थे कि ऐसा सुल्तान नहीं चाहिए हमको। और फिर उनसे आखिरी बहुत बड़ी गलती हुई थी, एक आखिरी और बहुत बड़ी गलती, इसको कहते हैं क्विराचिल एक्सपीडिशन। इसको कहते हैं क्विराचिल एक्सपीडिशन। तो अभी क्या हुआ था, उन्होंने एक डिसीजन ये लिया था कि भारत का एक बड़ा शत्रु आगे में जाके चीन हो सकता है। चीन भारत का एक आगे में बड़ा शत्रु उभर कर आ सकता है। ठीक है, सोच बहुत अच्छी थी। जो 21वीं सदी में हो रहा था वो उन्होंने 14वीं सदी में सोच लिया था कि चीन भारत का बड़ा शत्रु हो सकता है। ठीक है, और उनका मानना यह भी था, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब चीन को हमसे हमारे ऊपर आक्रमण करने का हम वेट नहीं करेंगे। चीन हमारा शत्रु आगे में हो सकता है और वो आगे जाके हम पर आक्रमण करेगा, हम उस आक्रमण का जवाब देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अभी सब कुछ खाली है, शांत है, ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, हम चीन के ऊपर आक्रमण करेंगे। मतलब चीन के ऊपर मतलब तिब्बत, जो आज का तिब्बत है, जो चीन का ही अभी हिस्सा है। और उस समय तो पूरा चीन का साम्राज्य तिब्बत में आया नहीं था, लेकिन चीन और तिब्बत दोनों के संबंध तो चलते रहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम पूरा तिब्बत ले लेंगे, हम पूरे तिब्बत ले लेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक सैनिकी अभियान चलाया, सैनिकी अभियान चलाया था। लेकिन वो अभियान कैसे चलाया था, उन्होंने क्या किया कि हिमालय जो हमारा है, हिमालय जो हमारी ये है पर्वत है, वहाँ से उन्होंने सैनिकों को भेजा था। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर के पास क्विराचिल नाम की एक जगह है। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर के पास एक क्विराचिल नाम की जगह है, वहाँ से उन्होंने सैनिकों को भेजा था। अभी हिमालय से आप सैनिक को भेज नहीं सकते, हिमालय इतने ऊंचे ऊंचे है कि सैनिकों को भेजना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने भेज दिया था, और सिर्फ भेजा नहीं था, ऐसे समय में भेजा था कि जब पूरा हिमालय ठंडी से ठिठुरता है। विंटर सीजन में, ठंडी का समय था, जब विंटर सीजन में हिमालय ठिठुरता है, उस समय सैनिक को भेजा गया था। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो सैनिक भेजे गए थे उसमें से एक भी वापस नहीं आया। जो सैनिक भेजे गए थे उसमें से एक भी वापस नहीं आया। ठीक है, चीन के साथ युद्ध करने की बात तो और ही अलग है। युद्ध ना हुआ, युद्ध ना कुछ नहीं हुआ है, पूरा ठंडा रेगिस्तान है सब कुछ। ठीक है, हिमालय आजू बाजू से है, ऊंचाई है सब कुछ, और बिना युद्ध किए हुए एक भी सैनिक वापस आया ही नहीं, और पूरा नुकसान हो गया, बर्बादी हो गई। और उसकी वजह से क्या हुई, सैनिकी नुकसान तो सबसे बड़ा नुकसान होता है, सैनिकी नुकसान सबसे बड़ा नुकसान होता है। और फिर जैसे मैंने बताया कि इनके शासनकाल में सब जगह बगावत शुरू हो गई, इनके शासनकाल में सब जगह बगावत शुरू हो गई। अलग अलग जगह से इनके खिलाफ आंदोलन किए गए, बगावत की गई, और फिर दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू हो गया। और फिर दिल्ली सल्तनत का हमारा विघटन जो है वो शुरू हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस रोचक तरीके से हमारे दिल्ली सल्तनत के अलग अलग सुल्तानों की कहानी है, किस रोचक तरीके से दिल्ली सल्तनत में हमारे अलग अलग सुल्तानों की कहानी है। तो मेरे दोस्तों, आज इस कहानी को, इस बातों को यहीं पे विराम देंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझा होगा। ठीक, तो फिर से एक बार मैं आपका विदा लेना चाहूँगा, लेकिन फिर भी ये अंतिम विदा नहीं है। और एक बार हम जरूर मिलेंगे अगली कड़ी में, इसी इतिहास को समझने की कड़ी में, और हमारा जो बहुत ही अच्छा रोचक जो डिस्कशन है, चर्चा है, परिचर्चा है, उसको आगे रखें। धन्यवाद।